रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर का, जहां सबसे बड़ी खबर यूपी विधानसभा से सामने आ रही है। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जहां योगी सरकार अपना पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी, जो करीब 30,000 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। और सरकार प्रयागराज कुंभ की तैयारी के लिए धनराशि आवंटन करेगी। इसके अलावा अलग अलग विभागों की जरूरी परियोजनाओं को भी पूरा करने के लिए बजट आ सकता है। फरवरी में यूपी सरकार ने 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। मूल बजट आने के बाद इस साल का ये पहला अनुपूरक बजट होगा। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव भी होना है। ऐसे में सरकार का फोकस किसान, मजदूर और युवा समेत अन्य वर्ग के विकास पर हो सकता है। 2023 से 24 में सरकार ने 80,760.67 करोड़ रुपए का बजट रखा था। महाकुंभ के लिए औद्योगिक राशि परियोजना के लिए जारी हो सकती है। इसके अलावा 30,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। बिजली कटौती और किसानों का मुद्दा अहम हो सकता है। वही आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस साल का पहला अनुपूरक बजट होगा। वही आज उससे पहले कैबिनेट की बैठक चल रही है, जहां अनुपूरक बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, योगी सरकार आज अपना अनुपूरक बजट पेश करने वाली है, क्या रूपरेखा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार पहला अनुपूरक बजट इस वर्ष का अपना पेश करने जा रही है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज इस बजट को पेश करते हुए सदन में तमाम बातें रखेंगे। देखिए, कल से मानसून सत्र उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है और आज दूसरा दिन है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आज अनुपूरक बजट पेश करना है। मुख्य बजट आने के बाद अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार लेके आती है और इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री है वो इस बजट को पेश करेंगे। उससे पहले सुबह करीब 9:30 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो बैठक शुरू हो चुकी। मंत्रिमंडल की बैठक है, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और जो अनुपूरक बजट पेश होगा उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां और रणनीतियों पे जोर दिया जा रहा है। वही अब अनुपूरक बजट आने का पक्ष जो है 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसको भी ध्यान में रखकर ये बजट पेश हो सकता है। इसके अलावा बिजली कटौती और किसानों के मुद्दे पर भी अहम चीजें आ सकती है। बिल्कुल, देखिए, अनुपूरक बजट में 10 सीटों में उपचुनाव है और इन तमाम चीजों को तो ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक जो केंद्र है उनको ध्यान में रखते हुए, प्रयागराज के लिए, कुंभ के लिए और इन तमाम चीजों को देखते हुए यह अनुपूरक बजट हो सकता है, जिनमें इन सभी चीजों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है। तो ऐसे उम्मीद है कि अनुपूरक जो बजट आएगा उसमें प्रयागराज के कुंभ के लिए कुछ खास हो सकता है, औद्योगिक विकास से जुड़ी कई चीजें हो सकती है। इसके अलावा जो अयोध्या की बात करें या काशी की बात करें, जहाँ भी धार्मिक स्थल है उनके विकास को लेकर भी एक नैरेटिव सेट हो सकता है इस अनुपूरक बजट में। और देखने वाली बात रहेगी कि सरकार जब आज अनुपूरक बजट ला रही है तो क्या कुछ इसमें बड़े जो फैसले हैं वो सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं। अभिनव, माना जा रहा है कि 30,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट होगा और सबसे ज्यादा फोकस किस चीजों पर करेगी सरकार? बिल्कुल, देखिए, सरकार 30,000 करोड़ के करीब ये अनुपूरक बजट लाने जा रही है। तो सरकार की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग को अपने इस अनुपूरक बजट के जरिए साथ सके। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि इस अनुपूरक बजट का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहता है वो क्या रहता है। क्या इसमें विकास के मुद्दे को जोर दिया जाएगा या फिर इसमें अन्य किसी मुद्दे पे जो सरकार अनुपूरक बजट के जरिए जोर देना चाह रही है। और तमाम जो विषय है उनको ध्यान में रखते हुए सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। काफी इसको लेके काफी समीक्षा पहले सरकार करती है कि हमको किस वर्ग को या किस स्थिति में किसको कितना बजट देना, और उस हिसाब से ये बजट आज पेश किया जाएगा। और बजट पेश होने के बाद मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार रही थी। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर, चाहे अग्निवीर योजना हो, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा लेकर हमलावर है। क्या लगता है आज भी हंगामा हो सकता है?
बिल्कुल, देखिए कल सदन का पहला दिन था, मानसून सत्र का पहला दिन था विधानसभा में और काफ़ी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक राजनीति सोनकर ने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से तमाम सवाल किए, जिस पे ब्रजेश पाठक ने जवाब दिए। इसके अलावा बात करें बिजली के मुद्दे पे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने खुद सरकार को घेरा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल प्रधान ने डिप्टी से ब्रजेश पाठक से तमाम सवाल किए। तो कल का दिन काफ़ी हंगामेदार रहा जी। और आज भी देखिए बजट पेश होना है, तो आज भी जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं नारेबाजी और प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है, कल जैसे बिल में गया था। और देखिए अब बजट पेश होने के बाद तो विपक्ष जो है, अगर विपक्ष को नहीं समझ आता तो विपक्ष इस पे भी बजट अनुपूरक बजट को लेके जो है वो प्रदर्शन करता हुआ आज से लेके कल तक, जब अभी 2 अगस्त जब तक ये सत्र चलेगा तब तक देखिए विपक्ष का लगातार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है। बिल्कुल, जी। अपना नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आज इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन आज हल्ला बोल करेगा। जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसकी जानकारी आप सांसद संजय सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का मकसद न्याय की मांग करना है और केजरीवाल के नेतृत्व का समर्थन करना। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। पार्टी उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा कर रही है कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 34 बार गिरा है। आप सांसद संदीप पाठक ने 26 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 50 हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी हालत चिंताजनक है। वह चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन पर कई लोगों का भरोसा टिका हुआ है। ऐसे व्यक्ति को जेल में नहीं जाना चाहिए, यानी कि उनको जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके माफ कीजिएगा, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, शिवसेना और इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ मिलकर ये आज प्रदर्शन करने वाले और आज जंतर मंतर पर एक बार फिर से घेरती हुई नजर आएगी इंडिया अलायंस। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही और आज 10 ऐसी पार्टियां होंगी इंडिया अलायंस की जो घेरती हुई नजर आएंगी भारतीय जनता पार्टी को। संजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री चुने हुए हैं, उन पर कई तरह के भरोसा है, लेकिन इस तरह से जेल में उनको डाला जाना कहीं ना कहीं इस पर सवाल निशान खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर और बिल्डिंग में बेसमेंट निर्माण की गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन के अपर मुख्य सचिव नितिन गोकर द्वारा प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों को निर्देशित देते हुए कहा गया है कि किसी भी बेसमेंट में अवैध गतिविधियों को रोका जाए। बारिश में बेसमेंट में खुदाई नहीं होनी चाहिए और अगर बहुत जरूरी हो तो पूरी सुरक्षा के साथ खुदाई कार्य हो। इस दौरान यदि कोई हादसा हुआ तो संबंधित अफसरों की जवाबदेही तय होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद प्रदेश सरकार ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। ज्यादा अपडेट के साथ कलीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, दिल्ली में जो हादसा हुआ है और उसके बाद अब यूपी सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए बेसमेंट को लेकर के जो हादसा दिल्ली में हुआ है, कोचिंग सेंटर में जो अभ्यर्थियों की मौत हुई है, छात्रों की मौत हुई है, उन छात्रों की मौत के बाद अब बात की जाए यूपी सरकार की, तो यूपी सरकार भी पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो बेसमेंट की खुदाई हो रही है, बेसमेंट की खुदाई के दौरान जो हादसे होते हैं बिना मानचित्र स्वीकृत, यानी कि बिना मानचित्र पास किए बिना ही जो बिल्डिंगें तैयार की जाती हैं उसमें बड़े बड़े बेसमेंट बनाए जाते हैं और उसमें जो संचालन किया जाता है, उन सभी मामलों को लेकर के अब सरकार पूरी तरह से सख्त दिख रही है। इस मामले को लेकर के साफ तौर से निर्देश दे दिया है, फिर चाहे एलडीए हो या फिर आवास विकास हो या फिर सिंचाई विभाग हो, अगर किसी
विभाग के अधीन भी किसी तरह का कोई भी बेसमेंट खुदाई हो रही है और उस पर जो जिम्मेदार अफसर है वो कार्रवाई नहीं करते और अगर हादसा होता है तो उन अफसरों पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से साफ तौर से सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी हादसा बेसमेंट को लेकर के होता है बिना मानसिक स्वीकृत के तो उस पर जो जिम्मेदार अफसर है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी, बारिश में गड्ढा खुदाई या फिर बेसमेंट खुदाई पर रोक तो लगा दी गई है और अगर कहा गया है कि अगर जरूरी है तो खुदाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या कुछ मानक तैयार किए गए हैं कलीम? देखिए, जो मानक की अगर बात की जाए, लगभग जो मानक दिए जाते हैं इसमें बेसमेंट खुदाई को, तो वो लगभग 8 फीट का मानक होता है। यानी कि 8 फीट की जो मानक है वो पार्किंग के लिए होता है। जो गाड़ियां खड़ी की जाती हैं बेसमेंट में स्थान नहीं होता है तो उसको बेसमेंट दिया जाता है, वहां पे पार्किंग में गाड़ियां लगाई जाती हैं। लेकिन उन पार्किंगों का इस्तेमाल बात की जाए तो वहां पर बड़े बड़े शोरूम खोल दिए जाते हैं और शोरूम की अगर बात किया नीचे कोचिंग सेंटर भी चलाए जाते हैं और इसका खामियाजा जो है आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। तो इन सभी लापरवाहियों को लेकर के सरकार एक बार सख्त फिर हुई है और सख्ती के साथ हिदायत भी दी है विभागों को। तो जो भी बेसमेंट है उनकी रिपोर्ट भी तलब की और रिपोर्ट तलब करने के साथ एक्शन लेने की बात भी कही गई। अब देखना ये होगा कि जो रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई है वो शासन को रिपोर्ट कब तक जाती है विभागों के द्वारा और रिपोर्ट पहुंचने के बाद क्या कुछ एक्शन होता है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब राजधानी लखनऊ से बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। ऋतिक पांडे के परिवार से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने आवास पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दी है। परिवार से मिलकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बधाया ठाठस। पांडे के पिता को हर संभव मदद का ऐलान किया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।